नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कॉम्पिटिशन क्लासेस में लेक्चर नंबर 62 सेकंड लास्ट लेक्चर है ये। इसके बाद एक और आएगा वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 2 में बात करता हूं। पार्ट 1 यदि नहीं पढ़ा हो तो लेक्चर नंबर 61 आप पढ़ सकते हैं जाके। लेक्चर नंबर 61 में जो है वो मनी मार्केट अपन पढ़ चुके हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, मनी मार्केट मुद्रा बाजार, और अब दूसरा पार्ट पढ़ना है जिसको कैपिटल मार्केट बोलेंगे या पूंजी बाजार बोलेंगे। तो पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार क्या था? एक साल से कम के अगर खर्चे पूरे करने हैं तो दीर्घकालीन या लंबी अवधि अर्थात एक साल से ज्यादा के लिए पूंजी को ऋण के रूप में प्राप्त करना। यदि एक साल से ज्यादा के लिए आपको पूंजी चाहिए है तो फिर आप कौन से बाजार की तरफ बढ़ेंगी? कंपनी पूंजी बाजार की तरफ बढ़ेंगी। पूंजी बाजार में ऋण लेने या देने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है। ठीक है। जबकि पूंजी बाजार में ही जो अंश पत्र होते हैं या शेयर्स होते हैं तथा ऋण पत्र या डिबेंचर्स जो होते हैं, इस वाले हिस्से को कौन गवर्न करता है? सेबी। पूंजी बाजार के जो ऋण लेने की प्रक्रिया है वो आरबीआई नियंत्रित करती है। लेकिन यदि जो पैसा यह शेयर के माध्यम से उठाया जा रहा है या ऋण पत्र या डिबेंचर्स के माध्यम से उठाया जा रहा है, तो शेयर और डिबेंचर्स के हिस्से को कौन गवर्न करता है, कौन नियमन करता है उसका? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। प्रतिभूति आयोग जो होता है भारत का, है ना, प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ पूंजी बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग होता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उपयोगी होते हैं पूंजी बाजार में? तो जैसे वहां पे अपन ने बात करी थी कि आईपीओ है, एफपीओ है, राइट इश्यूज हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये अपन ने बात करी थी वहां पे नहीं, यहां पे बात करना है इन चीजों की, सॉरी। ठीक है। तो पूंजी बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए वहां पे अपन ने कमर्शियल पेपर्स और टी बिल्स वगैरह लेक्चर नंबर 61 में करे थे, सॉरी। और यहाँ पे 62 नंबर में अपन एफपीओ और आईपीओ और राइट इश्यूज की बात करेंगे शेयर मार्केट के सेंस में। तो पूंजी बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग होता है, निम्न इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला है सरकारी प्रतिभूतियां, है ना, या इसी को बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और दूसरी है औद्योगिक प्रतिभूतियां या इसी को बोलेंगे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। सरकारी प्रतिभूतियों में क्या आते हैं? बंध पत्र के रूप में, इसी को बोलते हैं बॉन्ड्स। बंध पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स के रूप में। और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज में दो चीजें आती हैं, अंश पत्र यानी शेयर्स जारी करते हैं कंपनियां अपने, और ऋण पत्र जारी करते हैं अर्थात कंपनियां क्या जारी करती हैं? डिबेंचर्स। तो सरकार को पैसा चाहिए यदि पूंजी बाजार से तो बंध पत्र के रूप में पैसा लेगी, और कंपनियों को पैसा चाहिए यदि पूंजी बाजार से तो अपने शेयर्स निकालेगी या ऋण पत्र निकालेगी। ठीक है। पहले बात करते हैं सरकारी प्रतिभूतियां या बंध पत्र के रूप में। यदि सरकार को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए ऋण चाहिए, सिर्फ सरकार की बात चल रही है, औद्योगिक कंपनियां तो यहां पे हैं। तो यदि सरकार को दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए ऋण चाहिए तो आरबीआई जो होता है वो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को बॉन्ड या बंध पत्र के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां बना के बेचता है। सरकार अर्थात क्या? आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं या औद्योगिक संस्थाओं को बॉन्ड बना के और सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं। फिर इसी में इनको जो है, इन बॉन्ड्स को जो है वो जी सेक भी कहते हैं, जी सेक भी कहते हैं, है ना, या गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, क्योंकि गिल्ट का मतलब होता है चमकना। गिलेट होता है ना, गिलेट सोने का पर्यायवाची गिलेट होता है ना, सोने का जो आभासी रूप होता है, मतलब जो कहना चाहिए एडल्टर्ड रूप होता है। तो ब्रिटिश काल में चूंकि इस बॉन्ड का जो कागज होता था उसका किनारा जो था वो सुनहरा किनारा होने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। नाउ ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड जो होते हैं, ये प्रतिभूतियां जो संस्थान खरीदते हैं उन पर आरबीआई जो होता है या सरकार जो होती है परिपक्वता अवधि पर ब्याज अदा करता है। बॉन्ड्स पर क्या करता है? बॉन्ड्स बेचे आरबीआई ने और कंपनियों से पैसा लिया, और जब उन कंपनियों का परिपक्वता अवधि पूरी हो गई बॉन्ड्स की, तो वो कंपनी आरबीआई को वापस करने आएंगी, और वापस करते समय आरबीआई बीच बीच में वापस करते समय मूल पूंजी तो देगा ही, बीच बीच में हर साल ब्याज भी अदा करेगा आरबीआई। नाउ कुछ सिक्योरिटीज जो होते हैं या कुछ बॉन्ड्स जो होते हैं वो जीरो कूपन बॉन्ड्स के रूप में भी बेची जाते हैं। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है?
तो ध्यान रखेंगे कूपन का मतलब होता है ब्याज। कहीं भी कूपन शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है ब्याज, अर्थात ब्याज शून्य देती हैं किंतु मुद्रित मूल्य से घटे हुए मूल्य पर बेचती हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, अर्थात जो आरबीआई जो बॉन्ड बेचते हैं उस बॉन्ड पे ब्याज नहीं देते वो, लेकिन वो बॉन्ड पे जो मूल्य छपा होता है उस मूल्य से कम मूल्य पर, है ना, औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ये आरबीआई अपने बॉन्ड्स दे देता है मुद्रित मूल्य से घटे मूल्य पर, और बाद में जब वो वापस करते हैं परिपक्वता अवधि पे ये बॉन्ड्स तो उनको मुद्रित मूल्य के अनुसार मुद्रा दे दी जाती है निवेशकों को। ठीक है, तो बाद में आरबीआई मुद्रित मूल्य अदा करती है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। और जब सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, जब सरकार का राजकोषीय इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यहां पे बहुत ज्यादा कवर करने की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा बढ़ता है तब ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करती है, बॉन्ड बेचकर ऋण प्राप्ति करती है, और ऐसे में ज्यादा बॉन्ड बेचेगी, बाजार में ज्यादा बॉन्ड आएंगे तो बॉन्ड की आपूर्ति बाजार में बढ़ जाएगी, और आपूर्ति बढ़ेगी तो बॉन्ड का मूल्य नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड और बॉन्ड का बाजार में आना, ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसी में औद्योगिक प्रतिभूतियां, या इसी को बोलेंगे अपन अंश पत्र और ऋण पत्र या शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो क्या होता है कि जब यहां पे सरकार थी, यहां पे जब एक औद्योगिक इकाई अथवा कोई वित्तीय संस्थान, सरकार को छोड़ के औद्योगिक इकाई अथवा वित्तीय संस्थान दीर्घकालिक लक्ष्य मतलब 1 साल से ज्यादा लक्ष्य पूर्ति हेतु पैसा जो है वो शेयर जारी करके अपनी कंपनी के या अपनी कंपनी के ऋण पत्र डिबेंचर्स जारी करके निवेशकों को बेचे, तो निवेशकों से पैसा जो आता है वो कहलाता है औद्योगिक प्रतिभूतियां। अब औद्योगिक प्रतिभूतियों में क्या है, ऋण पत्र है और अंश पत्र है। तो ऋण पत्र में निवेश करने वाले जो निवेशकों को या डिबेंचर्स में निवेश करने वाले निवेशकों को डिबेंचर्स धारक कहेंगे या ऋण पत्र धारक कहेंगे, जिसे कंपनी मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देगी समय समय पे। आगे बात समझ में? डिबेंचर्स जो है वो डिबेंचर्स धारियों को कंपनी समय पे ब्याज भी देगी और साथ में लास्ट में परिपक्वता अवधि के बाद क्या करेगी, मूलधन भी लौटाएगी। जबकि यदि कंपनी के शेयरों में निवेशक निवेश करते हैं तो कंपनी के शेयरों में निवेश करने वाले शेयर जो लोग होते हैं वो शेयर धारक कहलाते हैं या शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, है ना। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस समझाया है। ठीक है, प्रत्येक शेयर होल्डर कंपनी का स्टेक होल्डर है, लेकिन प्रत्येक स्टेक होल्डर कंपनी का शेयर होल्डर हो यह जरूरी नहीं है। तो कंपनी के शेयरों में निवेश करने वाले शेयर धारक कहलाते हैं, जिन्हें कंपनी के लाभ का लाभांश मिलता है। कितना लाभांश मिलता है, जितने के उनके शेयर हैं उनके शेयर के अनुपात में उनका लाभांश मिलता है। जिस अनुपात में निवेशक के पास शेयर होते हैं कंपनी के, उसी अनुपात में वह कंपनी का मालिकाना हक रखता है। कंपनी का उतना शेयर है, उसके पास उतना मालिकाना हक रखता है। ठीक है, और शेयर बाजार जो है वो नियमित या रेगुलेट करने वाली संस्था क्या कहलाती है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना जरूर पूछेगा आपसे, 1988 में हुई थी। हालांकि सेबी अधिनियम जो आया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड जो अधिनियम आया है वो 1992 में आया है, स्थापना के बाद आया है। और सेबी का मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। ये तीनों प्रश्न आने की संभावना पूरी है। तो सेबी का मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। दोस्तों अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो पीडीएफ आप 99 रुपीज में इसी लिंक में, इसी लेक्चर के साथ नीचे मोबाइल नंबर दिया है, उसमें व्हाट्सअप करें। मोबाइल ना लगाएं तो आप पीडीएफ मिल सकती है आपको, पूरे लेक्चर्स पीडीएफ के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालिए और बढ़िया से पढ़िए, 25 में से 25 की तैयारी होगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, बहुत मेहनत करी है इस पे अपन सब लोगों ने मिलके। बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो शेयर की खरीदी बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे खरीदार भी आए, विक्रेता भी आए। तो शेयर की खरीदी बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जो इच्छुक निवेशकों के बीच क्या करता है, संपर्क स्थापित करने का, कि एक भौतिक जगह है, आभासी जगह है ना। पहले मुंबई में दलाल स्ट्रीट होती थी, अभी भी है दलाल स्ट्रीट, भौतिक जगह है। और कंप्यूटर आपका या मोबाइल आपका क्या है, आभासी जगह है, जहां पे आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, खरीद बेच सकते हैं शेयर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज भौतिक या आभासी जगह है जहां पे लेन देन किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म है। विश्व की पहली स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीदरलैंड्स में है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो मेरे ख्याल से एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। प्रश्न आएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा
भारत की नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो MCX SX है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX का मतलब है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी मतलब जिंसों में जो व्यवहार करता है, कमोडिटी जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल, जीरा, धनिया, इन सब चीजों में, मिर्चा, इन सब चीजों में, लोहा, इन सब चीजों में व्यापार करता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कहलाता है। इसकी स्थापना 2008 में की गई है। इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो भारत में कौन कौन से हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया में सबसे पहले कौन आया था, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में। बात करते हैं भारत के BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना हुई थी 1875 में। ध्यान देंगे, BSE की स्थापना हुई थी 1875 में। एशिया का प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है, प्रश्न कई बार आया है। सूचीबद्ध कंपनियों के हिसाब से, अब जो BSE में भारत में सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसके हिसाब से BSE भारत की सबसे बड़ी जो है स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन कुल खरीदे बेचे जाने वाले शेयर की संख्या के हिसाब से दूसरी बड़ी है। इसका सर्वप्रमुख सूचकांक क्या है BSE का, सेंसेक्स है। आपसे पूछा जाए सेंसेक्स किसका सूचकांक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, दलाल स्ट्रीट में है जो बॉम्बे में, ठीक है, उसको दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं। तो इसका सर्वप्रमुख सूचकांक क्या है, जो शेयर मार्केट को सूचित करता है, ऊपर और नीचे जाना जो सूचित करता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंस और एक्स, सेंसेक्स ये बना है, सेंस एक्स। तो सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स का मतलब है संवेदी सूचकांक। अर्थात BSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियों में से आज 30 कंपनियों के उतार चढ़ाव के आधार पर पूरे शेयर बाजार की गति निर्धारित होती है ना। हजारों कंपनियां हैं, कई हजारों कंपनियां BSE में लिस्टेड है, तो पूरा रोज हजारों कंपनियों का एनालिसिस नहीं कर सकते। हर क्षेत्र की टॉप 30 कंपनियां जो हैं उनके आधार पे पूरे स्टॉक मार्केट की चाल का निर्धारण होता है। तो BSE का निर्धारण सेंसेक्स का निर्धारण कितनी कंपनियों से होता है, 30 कंपनियों से होता है। अर्थात सेंसेक्स 30 कंपनियों के औसत परिवर्तन को मापती है। और BSE का दूसरा प्रमुख सूचकांक क्या है, निफ्टी 30, इसमें भी 30 कंपनियां हैं, निफ्टी 30 कहलाता है, या निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निफ्टी जूनियर। अगले में निफ्टी 50 आएगा, निफ्टी 50 भी होता है वो सीनियर कहलाता है। तो निफ्टी 30 किसका है, BSE का है। सेंसेक्स किसका है, BSE का है। अब बात करते हैं दूसरा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। नेशनल स्टॉक 9, N से मतलब 9, ठीक है, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 9 में मतलब 92 में हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया था इसने, और मुंबई में यह भी स्थित है। BSE भी मुंबई में स्थित है, NSE भी मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित यह एक्सचेंज जो है भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है, ये ध्यान रखेंगे, NSE, ठीक है। टोटल कंप्यूटराइज कौन सा है, NSE है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नाउ NSE कैसा है, BSE से उल्टा क्रमांक है ना। अर्थात इसमें सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के हिसाब से दूसरा है, लेकिन शेयर खरीदी बिक्री के हिसाब से ये पहला है। तो BSE से इसका उल्टा हिसाब है, ठीक है। और NSE का सबसे प्रमुख सूचकांक क्या है, निफ्टी 50, जो कि निफ्टी सीनियर भी कहलाता है। मैंने पीछे बताया था आपको, निफ्टी सीनियर भी कहलाता है। अलग अलग क्षेत्रों की निफ्टी 50 है, तो 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के आधार पर शेयर मार्केट का या NSE का निर्धारण होता है। एक फुल फॉर्म है OTCEI आ सकता है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सो ध्यान रखेंगे। नाउ पूंजी बाजार का वर्गीकरण करते हैं। पूंजी बाजार के दो भाग हैं, पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। प्राइमरी मार्केट या पूंजी बाजार को ही शेयर बाजार भी कह दिया गया है। तो पूंजी बाजार या शेयर बाजार के दो भाग होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार की। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, इसे जो है नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जाना जाता है। नए निर्गमन मतलब IPO, नए निर्गमन का मतलब है इनिशियल पब्लिकिंग ऑफरिंग। सबसे पहले शेयर जो आते हैं बाजार में वो स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं। इसमें कंपनी जो है
निवेश के इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पर अपने इक्विटी शेयर या समता शेयर को या अधिमान शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या ऋण पत्रों को बेचती है। आई बात समझ में? कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट अपने निवेशकों को बेचती है, पहली बार ऐसा होता है। कंपनी अपने निवेश के इच्छुक निवेशकों को सीधे तौर पे, ये वर्ड याद रखिएगा, सीधे तौर पर अपने समता शेयर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स या ऋण पत्र बेचती है। इसके तीनों उपकरण देख लेते हैं। इसके 3 इंस्ट्रूमेंट है प्राथमिक बाजार के। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। दूसरा है राइट इश्यूज और तीसरा है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। जब एक कंपनी पहली बार अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को बेचती है तो इसे क्या कहते हैं? पहली बार जब मार्केट में आते हैं तो इसको बोलते हैं आईपीओ। कंपनी का आईपीओ आया है, बोलते हैं ना, है ना। और इस प्रक्रिया हेतु कंपनी किसकी सहायता लेती है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज की सहायता लेती है, जिसे मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज भी कहते हैं। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज द्वारा की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, शेयर मार्केट का पूरा एनालिसिस करके उसको लिस्ट करवाने तक की प्रक्रिया कहलाती है, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कौन करता है? मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, जो कि किसी कंपनी के शेयर लाने में मदद करती हैं, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। जिस दिन कंपनी प्रतिभूति का यह शेयर जो होता है, कंपनी का यह शेयर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होता है, लिस्टिंग होता है, घंटी बजती है, स्टॉक मार्केट की बड़ी सी घंटी बजती है, सूचीबद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टॉक की लिस्टिंग या शेयर की लिस्टिंग होना। और इसके बाद स्टॉक मार्केट में कंपनी के यही शेयर जो लिस्ट जो हो गए हैं, इन्हीं शेयरों की खरीद बिक्री प्रारंभ हो जाती है। आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, दलाल स्ट्रीट में जाके खड़े होकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शेयरों की बिक्री अब बिना, है ना, अब निवेशकों के बीच में प्रारंभ हो जाती थी। जबकि पहली बार आईपीओ में क्या हुई थी? कंपनी से डायरेक्ट निवेशकों के बीच आया था। अब निवेशक के बीच में चालू हो जाएगी और इनको क्या बोलेंगे? फ्री फ्लोट शेयर्स, सामान्य रूप से फ्री होके तैरने वाले शेयर्स, एक निवेशक से दूसरे से तीसरे, ऐसे। बात करेंगे एफपीओ, है ना, फॉलो अप, है ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यदि पहले से ही सूचीबद्ध एक कंपनी, जो अभी ऊपर बात करी थी फ्री फ्लोट शेयर, तो पहले से ही सूचीबद्ध एक कंपनी जो है पुनः अपने अतिरिक्त शेयर्स की बिक्री कर कंपनी और शेयर, यदि मार्केट पहले से लिस्टेड है वो कंपनी शेयर मार्केट में, लेकिन अपने अतिरिक्त शेयर्स जो है वो पूंजी मार्केट में और लाना चाहे, तब कंपनी क्या लाती है? एफपीओ, या इसी को बोलते हैं राइट इश्यूज का प्रयोग करती है। एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स, फॉलो ऑन करती है ना, पुराने शेयर्स को फॉलो अप करती है। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स के माध्यम से एक कंपनी अपने अतिरिक्त शेयर कैसे? बाजारी दर से, जो उस कंपनी के वर्तमान में बाजारी मूल्य चल रहा है एक शेयर का, उस शेयर के भाव से कम बाजारी दर से छूट पर बेचती है। इसलिए ज्यादातर एफपीओ क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। कारण समझिएगा, क्या होगा कि कंपनी के, क्योंकि अन्य निवेशक जो हैं, जो उस कंपनी के पहले से शेयर लिए हुए जो निवेशक हैं, वो उस कंपनी के शेयर्स को बाजारी दर पर बेच देंगे और फिर एफपीओ में क्या मिल रहा है? बाजारी दर से कम दर पे मिल रहे हैं, तो बाजारी दर पे वो शेयर उसी कंपनी के बेच देंगे निवेशक और फिर एफपीओ के माध्यम से छूट पर नए शेयर खरीदने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है शेयर्स बेचते चले जाएंगे और शेयर की तेजी से बिकवाली होगी तो कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो जाएगा और कम होकर वो कहां पे आ जाएगा? एफपीओ मूल्य पर ही आ जाएगा, जिसके कारण कंपनी का शेयर बाजार भी गिरकर किसके आ जाता है? बराबर एफपीओ मूल्य के बराबर चला जाता है। इसलिए एफपीओ असफल हो जाता है। और इस समस्या से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? राइट इश्यूज का प्रयोग करती है। राइट इश्यूज क्या होते हैं? राइट मतलब अधिकार। राइट इश्यूज क्या होते हैं? इससे राइट इश्यूज में भी पूरी प्रक्रिया एफपीओ जैसी ही है, ऊपर की जैसी, किंतु अब कंपनी जो अपने शेयर्स बेचेगी वो मात्र उनको बेचेगी जिनके पास कंपनी के शेयर्स पहले से हैं, अर्थात जिन्होंने कंपनी के शेयर्स, ऐसा तो नहीं एफपीओ आने के बाद कंपनी के शेयर्स बेच दिए हों बाजारी दर पे, है ना, घटे हुए मूल्य पर एफपीओ मिल रहा है तो बाजारी दर पे कंपनी के शेयर्स बेच दो। तो कंपनी भी होशियार है, वो ये बोलती है कि शेयर्स आपके पास हैं क्या? कंपनी के हैं, तभी आपको एफपीओ मिलेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है राइट इश्यू। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर और है,
और फिर आपका सिलेबस खत्म होकर और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइए, बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन बहुत तेजी से आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।